हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 21 के रूल नंबर 22 से लेकर के रूल नंबर 30 तक के बारे में। तो रूल नंबर 22 बोलता है नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एक्सिक्यूशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ मामलों में निष्पादन के विरुद्ध कारण दर्शाने का नोटिस। क्या कहता है यह नियम? जब कोई व्यक्ति कोर्ट के फैसले यानी कि डिक्री को लागू करवाने के लिए आवेदन करता है तो कोर्ट कुछ खास परिस्थितियों में सामने वाली पार्टी यानी कि जजमेंट डेप्टर को सीधे गिरफ्तार करने या संपत्ति कुर्क करने के बजाय पहले एक नोटिस जारी करेगा। इस नोटिस में पूछा जाता है कि आपके खिलाफ यह फैसला क्यों ना लागू किया जाए, अपनी बात कहें। यह नोटिस कब जरूरी है? पहला पॉइंट इसका है ए, यदि डिक्री यानी कि फैसले की तारीख से 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका हो। दूसरा, यदि यह निष्पादन मूल व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी जो प्रतिनिधि हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, के खिलाफ लाया गया हो। तीसरा पॉइंट है सी, इसमें ये बोलता है यदि डिक्री किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लागू करनी हो जो दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट हो चुका हो और उसकी संपत्ति रिसीवर के पास है। अब इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? यदि कोर्ट को लगता है कि नोटिस भेजने से बहुत ज़्यादा देरी होगी या न्याय का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, तो जैसे सामने वाला संपत्ति छुपा सकता है, ऐसा मतलब, तो कोर्ट बिना नोटिस दिए भी सीधे निष्पादन की प्रक्रिया जैसे वारंट जारी करना शुरू कर सकता है। अब बात करेंगे रूल नंबर 22A की। तो 22A क्या बोलता है? सेल नॉट टू बी सेट असाइड ऑन द डेथ ऑफ द जजमेंट डेप्टर, यानी बिक्री की घोषणा के बाद लेकिन बिक्री से पहले ऋणी की मृत्यु पर बिक्री को रद्द न किया जाना। सरल शब्दों में बोले तो मान लीजिए कोर्ट ने किसी देनदार यानी कि जजमेंट डेप्टर की संपत्ति बेचने की घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन कर दी है। अब घोषणा होने के बाद लेकिन संपत्ति की वास्तविक बिक्री यानी कि सेल होने से पहले उस देनदार की मृत्यु हो जाती है। इस नियम के अनुसार सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति की मौत हो गई है और उसके कानूनी वारिसों का नाम तुरंत रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका, संपत्ति की बिक्री को रद्द या अवैध नहीं माना जाएगा। हालांकि अगर कोर्ट को लगता है कि इस वजह से उसके कानूनी वारिसों के साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ है तो कोर्ट बिक्री को रद्द भी कर सकती है। रूल नंबर 23 क्या बोलता है? ये बोलता है प्रोसीजर आफ्टर इश्यू ऑफ नोटिस, यानी कि नोटिस जारी होने के बाद की प्रक्रिया के बारे में बताता है। जब कोर्ट नियम 22 के तहत सामने वाले को नोटिस भेज देता है तब 2 बातें हो सकती है। पहला, अगर वह व्यक्ति कोर्ट नहीं आता या सही कारण नहीं बताता तो कोर्ट आदेश दे देगा कि डिक्री को तुरंत लागू किया जाए यानी कि एग्जीक्यूट किया जाए। और दूसरा, अगर वह व्यक्ति आकर आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन जताता है तो कोर्ट उसकी आपत्तियों को ध्यान से सुनेगा, विचार करेगा और फिर जो ठीक लगेगा वैसा आदेश पारित करेगा। रूल नंबर 24, निष्पादन की प्रक्रिया, प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। जब कोर्ट शुरुआती जांच या नोटिस की औपचारिकताएं पूरी कर लेता है तो वह निष्पादन के लिए एक आधिकारिक प्रोसेस, वारंट या आदेश जारी करता है। इस आदेश पर जारी होने की तारीख लिखी होनी चाहिए। जज या कोर्ट के अधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कोर्ट की अधिकारिता सील यानी मोहर लगी होनी चाहिए उस पर। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस आदेश में एक निश्चित तारीख या दिन तय होना चाहिए जिसके पहले या जिस दिन उस आदेश को तामील यानी कि एग्जीक्यूट करके कोर्ट को वापस रिपोर्ट सौंपनी होगी। बिना तारीख के यह आदेश अधूरा माना जाएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 25 की। ये बताता है इंडोर्समेंट ऑन प्रोसेस। तो जो अधिकारी कोर्ट, जैसे कोर्ट का अमीन हो गया या फिर बेलीफ हो गया, आदेश को लागू करने जाता है, उसे उस कागज पर लिखकर इंडोर्स करके यानी कि कोर्ट को बताना होता है कि उसके काम किस दिन और कैसे पूरा किया उसने। अगर वह काम पूरा नहीं कर पाया, जैसे सामने वाला मिला ही नहीं या संपत्ति नहीं मिली, तो उसकी वजह क्या थी, देरी क्यों हुई और उसने क्या कोशिश की। अगर कोर्ट को लगता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा तो कोर्ट गवाहों की जांच कर सकता है और मामले की पड़ताल कर सकता है। रूल नंबर 26 की बात करते हैं। अब ये बताता है व्हेन कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन, यानी कि न्यायालय कब निष्पादन को रोक सकता है। तो रोक टोक या स्टे जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है या फिर अपील वाली बड़ी अदालत कुछ समय के लिए फैसले को लागू होने से रोक सकती है। ऐसा तब किया जाता है जब देनदार कोर्ट से कहे कि मुझे बड़ी अदालत यानी अपीलिएट कोर्ट में अपील करने के लिए या ऑर्डर के खिलाफ स्टे लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कोर्ट उसे पर्याप्त समय दे सकता है। और अगर उसकी संपत्ति पहले से जब्त है तो कोर्ट उसके वापसी का आदेश भी दे सकता है। अब बात करते हैं रूल 27 की। ये बात करता है लाइबिलिटी ऑफ जजमेंट डेप्टर,
डिस्चार्ज्ड यानी देनदार के दायित्व का उन्मोचन। यदि नियम 26 के तहत कोर्ट ने सिर्फ निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन पर अस्थायी रोक यानी कि स्टे लगाई है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि देनदार अपनी देनदारी या कोर्ट के फैसले से हमेशा के लिए बरी यानी कि डिस्चार्ज हो गया है। रोक हटने के बाद उसे दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है या उसकी संपत्ति फिर से ली जा सकती है। रूल 28 क्या बोलता है? ये बोलता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच पास्ड डिक्री टू बी बाइंडिंग। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय या अपीलीय न्यायालय का आदेश बाध्यकारी होगा यदि वह कोर्ट जिसने मूल फैसला दिया था या फिर अपील सुनने वाली बड़ी अदालत निष्पादन को लेकर कोई भी आदेश देती है, तो वह आदेश उस कोर्ट का पूरी तरह बाध्यकारी यानी कि बाइंडिंग होगा जो इस समय डिक्री को असल में लागू करवा रहा है। रूल नंबर 29। रूल 29 क्या बात करता है? ये बात करता है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग सूट यानी कि डिक्री धारक और देनदार के बीच लंबित मुकदमे के दौरान निष्पादन पर रोक। रोचक परिस्थिति क्या है इसमें? मान लीजिए व्यक्ति ए के पास व्यक्ति बी के खिलाफ एक डिक्री जीत का फैसला है और ए उसे लागू करवा रहा है। इसी बीच बी ने भी ए के खिलाफ किसी अन्य न्यायालय में एक नया मुकदमा ठोक रखा है। ऐसी स्थिति में कोर्ट ए वाली डिक्री के निष्पादन पर तब तक के लिए स्टे लग सकता है जब तक कि बी वाले मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, ताकि दोनों के दावे को आपस में शटल यानी कि एडजस्ट किया जा सके। इसमें नोट करने योग्य बातें क्या हैं कि अगर मामला सिर्फ पैसों के भुगतान का है तो कोर्ट बिना सिक्योरिटी मांगे भी स्टे दे सकता है, बस उसे कारण लिखना होगा। अब बात करते हैं रूल 30 की। तो ये बताता है डिक्री फॉर पेमेंट्स ऑफ मनी, धन के भुगतान के लिए डिक्री। पैसों की वसूली कैसे होगी? अगर कोर्ट का फैसला किसी से पैसे दिलवाने पेमेंट ऑफ मनी का है तो उस फैसले को 2 तरीकों से लागू किया जा सकता है। देखिए, उस देनदार को दीवानी जेल सिविल प्रिजन में बंद करके हिरासत में लेके उसकी संपत्ति को कुर्क करके यानी कि उसे बेच करके, या फिर एक का ये हो सकता है कि फिर कोर्ट को चाहे तो इन दोनों तरीकों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकता है। आई होप कि आपको ऑर्डर 21 का रूल 22 से लेकर के रूल 30 तक अच्छे समझ में आया होगा। आप इसके बाकी के पार्ट्स भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।